नहीं करती है, आपकी बात मानती है। मैं कभी सरकार के सामने कोई बात नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि इस समाज के लोगों को सच बात बता दो, ये इतनी जोर से चिल्लाएंगे कि सरकार सुन लेगी। आज पूरे देश में जो संकट है, जो समस्याएं हैं, उनको सब हम देश के रूप में देखते हैं। और एक बेसिक कंफ्यूजन है, ये वैसे ही है कि किसी डॉक्टर को अगर बीमारी ही ना पता चले तो वो इलाज सही नहीं कर सकता। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, हमारी शिक्षा में, राजनीतिक लोगों ने, विश्वविद्यालयों में अध्यापकों ने और समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, उन सब ने मिलके 70 साल पहले जो जघन्य अपराध किए हैं, उन अपराधों को समाप्त करने का ये समय है। और कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि आप हथियार से किसी की हत्या कर दें, मैं उस अपराध को बड़ा नहीं मानता हूं। आप ऐसे अपराध करें कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक तौर पे अपंग हो जाए, उस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं हो सकता। हम 70 सालों से झूठ बोलने, झूठ सुनने और झूठ के बारे में प्रचार करने में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। और हमारे अंदर इतने घर कर गया है झूठ कि अगर कोई बीच में से उठ के कहे कि ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा आदमी है, आप गलत समझ रहे हैं। यानी हम खुद भी झूठ बोलते हैं और जो सच बात बोल रहा होता है उसको भी झूठा मानते हैं। 21वीं सदी के इस दौर में जब संचार क्रांति हुई, तो क्यों मेरा वास्ता पत्रकारिता से रहा है, आप सब जानते हैं। मैंने जितने साल देश में पत्रकारिता की है, करीब करीब उतने ही विदेश में की है। और भारत का सबसे प्रिय देश, सबसे प्यारा देश, जो भारत के हर जनमानस के मुंह पर है, उस पाकिस्तान में रहना हुई है। ये मैंने इसलिए कहा है कि हम जब किसी के बारे में जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा है कि जो जिस विषय को नहीं जानता वो उसी का एक्सपर्ट है, इसलिए खुद भी भ्रम में है और समाज को भी भ्रम में रखते हैं। मैं मानता हूं कि जो राजनीतिक सत्ता होती है, सत्ताओं को झूठ बोलने का, समय समय पे अपने वादे से पलट जाने का अधिकार समाज को देना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में है। हम समाज में जो लोग राजनीति में चले जाते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सन्यासी जैसा व्यवहार करें और सन्यासी टिकट की लाइन में लगे। हर एक की भूमिका तय है, उसके लिए नियम तय हैं। भूमिका को बदलेंगे तो नियम भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी सुविधा और अपने लालच के तहत चीजों की परिभाषा करते हैं। परिभाषा को नहीं बदला जा सकता, कहने का तरीका बदला जा सकता है, लेकिन हमने गीता हो, रामायण हो, आजादी का आंदोलन हो, नारे हो, उन सबको अपनी सुविधाओं के हिसाब से बदल दिया है। राजनीतिक सत्ता ने जिस तरीके से इस देश की राजनीति को, संविधान को, उस स्वतंत्रता आंदोलन के आइकॉन जो हैं, उन सबको बदल दिया, क्योंकि उस राजनीति को वो सूट करता था।
हम कुछ लोगों के नाम इसलिए लेते हैं कि उनका भी एक फोटो रहना चाहिए। हमने अपने समाज को कायरों के बारे में बताया है, और अगर आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर हो जिसे देख करके आपके मन में न कोई सम्मान का भाव आए, न गौरव का भाव आए, न पुरुषार्थ जगे, उस तस्वीर को हटा दीजिए। हम भगत सिंह की बात घर के अंदर करते हैं, बीच बीच में करते हैं सुविधा के लिए। सुभाष की बात करते हैं सुविधा के लिए। हम सावरकर की बात करते हैं सुविधा के लिए, लेकिन अपने बच्चे से कहते हैं चाचा नहीं बनना है। कैसे सत्ता तक पहुंचना है, इसके लिए सब कुछ दांव पे लगा देना, लेकिन सावरकर मत बनना, सुभाष भी नहीं बनना है तुम्हें। तो जब किसी समाज के, किसी राष्ट्र के आइकॉन बदल जाते हैं तो समाज वैसा ही हो जाता है। इसलिए गीता के बारे में गांधी जी की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, डॉक्टर राधाकृष्णन की भी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आपने भगवान कृष्ण जहां से गीता शुरू हुई उन्हें भुला करके गांधी जी की गीता को पकड़ लिया। लिहाजा गांधी के हाथ में गीता थी तो उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा। वो गीता को लेके अहिंसा की बात कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण गीता को लेके महाभारत कर रहे थे। आपको तय करना है कि गीता पढ़ना है तो पूरा श्लोक पढ़ना है, एक लाइन नहीं पढ़नी, दूसरी नहीं छुपानी, क्योंकि समाज में वो राजनीतिक तौर से सूट करता है। राजनीति बहुत छोटी सी चीज है, रही है, बनती रही है, बिखरती रही है, और एक राजनीतिक भारत हजारों बार टूटा है। लेकिन भारत राष्ट्र क्या है? राष्ट्र आपकी आस्था, सरोकारों का, आपकी संस्कृति का हिस्सा है। राष्ट्र, एक राष्ट्र जो होता है उसको चलाने के लिए एक देश होता है, उस देश को चलाने के लिए एक सरकार बनती है, और वो सरकार, उसके कुछ अंग होते हैं, न्यायपालिका होती है, पुलिस होती है, आर्मी होती है और दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं। तो देश तो संविधान से चलता है, लेकिन राष्ट्र मेरी और आपकी आस्थाओं से चलता है। ये जो यहां दीप का आपने प्रज्वलित कराया, ये राष्ट्र का अंग है। यहां लोगों ने शंख बजाया, ये मेरी राष्ट्र और संस्कृति की पहचान है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं। ये जो जनगण है ये संविधान का हिस्सा है, ये गाना होगा, उस पे खड़े होना होगा। लेकिन आपने पिछले 70 सालों से, मैं बाकी की बात नहीं करना चाहता, आपने सरकार को बदल देना और इस सरकार को हटा के उस सरकार को लेके आना, आपने समझा कि आपने देश बदल दिया है। सरकार बदलती है, राष्ट्र नहीं बदलता है। राष्ट्र को बदलने के लिए समाज को लड़ना होता है। ये राम मंदिर, सरकार उसका क्रेडिट ले सकती है, वो एक अलग इशू है। वो जिस भी राजा के दौर में बनेगा, आप कह सकते हैं इसका इतिहास में लिखा जाएगा फला राजा के दौर में राम मंदिर बना था। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। क्या मैं जान सकता हूं कि गुजरात के तट पर सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए क्या 50 करोड़ मुसलमान आए थे? आपके हजारों मंदिर तोड़े, मथुरा का तोड़ा, काशी का तोड़ा और 30-40 हजार तोड़े।
मंदिर को बचाना, मंदिर की रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है। और जब समाज कमजोर हो जाता है, उसमें विकृतियां आ जाती हैं, उसमें लालच और घमंड और अहंकार बढ़ जाता है, उसमें कायरता जब आ जाती है, तो स्टेट यानी राज यानी सरकार उस समाज की आस्थाओं पे चोट करना शुरू करती है। जब जब समाज कमजोर हुआ है, सरकारों ने अपनी ताकत को, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए राष्ट्र के जो आइकॉन हैं, जो राष्ट्र के कंपोनेंट्स हैं, उसमें दखल देना शुरू किया। भारत समाज कमजोर हो गया, आपको अपने लोगों ने दीनहीन करा, आपको कभी असली इतिहास नहीं बताया गया। मैं मानता हूं कि सरकारें आई, इस देश में 6-6 72-73 साल की इस तथाकथित आजादी में 6 मुसलमान शिक्षा मंत्री थे। किसने क्या किया उसमें नहीं जाना चाहता। कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जा रहा है, यह हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत में क्या हमारे जीवन में सब कुछ जो क्लास में पढ़ाया जाता है, क्या हम उसी की चर्चा करते हैं, उसके इतर कोई चर्चा नहीं करते? तो अगर यह पढ़ा भी दिया गया है कि ये जो वंदे मातरम है, जिसे 1937 में उसमें विवाद हुआ और कहा गया कि साहब इससे मुसलमानों की भावनाएं बढ़ जाती हैं, लिहाजा इसमें जो देवी देवताओं का जिक्र है इससे हम संतुष्ट नहीं है। अब ये बात शायद हो सकता है किसी कॉलेज में ना पढ़ाई जाती हो, लेकिन मौजूद है, लेकिन समाज को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। उसका क्या हो रहा है कि हम सही तरीके से अपनी बात को सरकारों के सामने नहीं रख रहे, और सरकार का ये भी मतलब नहीं होता कि वो महाज्ञानी हो, ये भी गलतफहमी है। सरकार होती है तो बड़े बुद्धिजीवी उसमें चले जाएं लोग, और एमपी का चुनाव जीतना उससे कोई बुद्धिमत्ता का मामला हो, मैं नहीं मानता। तो हमारे यहां क्या हुआ कि वंदे मातरम में विवाद हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो मक्का में पैदा हुए थे, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं था, जो किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए, वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने ये बात कांग्रेस में कहा कि मुसलमान इससे बहुत नाराज हैं। जब लोगों को अपना एजेंडा चलाना होता है तो कौन नाराज है कौन नहीं है, लेकिन वो लोगों के बिहाफ पे अपना एजेंडा चलाते हैं। और कहा कि मुस्लिम लीग के लोग भी बहुत नाराज हैं। 1937 की बात कर रहा हूं, और 1930 दिसंबर 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता सदारत की थी। 1930 में उस शख्स ने कहा कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको अलग कर देना चाहिए। और 37 के अंदर मौलाना आजाद जिन्ना का नाम लेके कहते हैं कि इस वंदे मातरम के ऊपर विवाद है, मुसलमानों की भावनाएं भड़की हुई हैं। उस पे बातचीत हुई और कहा कि साहब बाकी हिस्सा निकाल देते हैं, 2 रह जाएंगे, 2 सेंटेंस ऊपर के बोले जाएंगे। यहां तक का भी इतिहास में समझता हूं किताब में है, लेकिन उसमें मैं एक वैल्यू एडिशन करना चाहता हूं। सरकार क्या करती है नहीं करती है, आपकी बात मानती है, मैं कभी सरकार के सामने कोई बात नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि इस समाज के लोगों को सच बात बता दो, ये इतनी जोर से चिल्लाएंगे कि सरकार सुन लेगी।